हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सरकारी एग्ज़ाम फाइटर। तो जो लोग दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जो अपने जीके और जीएस के टॉप सीरीज के चल रही है, टॉप क्वेश्चंस की, वो अगली सीरीज नेक्स्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, आज की जो वीडियो है उसमें करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको एंड तक बने रहना है, सभी क्वेश्चंस को देखना है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2022 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। तो देखिए, यहाँ पे फीफा के बारे में बात हो रही है। फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट, कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट लेवेंडोस्की। ये इसका जो फर्स्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लियोनल मेसी आपके सामने है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपके सामने है। ये किसके खिलाड़ी हैं? ये अपने फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। सभी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो आप लोग आंसर तो लगा दोगे। तो आपने अगर इससे पूछ लिया जाए कि ये जो रॉबर्ट लेवेंडोस्की हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, तो फुटबॉल से संबंधित हैं। ठीक है, अब देखिए, जो फीफा है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हुआ था इसका आयोजन? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कतर। जो कतर कहाँ पे है? कतर की राजधानी क्या है? दोहा। ठीक है, तो कतर में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2022। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें कह रहे हैं कि म्यांमार देश की राजधानी क्या है? तो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट वाला क्वेश्चन बताऊंगा, तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें कह रहे हैं कि म्यांमार देश की राजधानी क्या है? मोस्टली सभी लोगों को पता होगा कि जो म्यांमार है उसकी राजधानी क्या है? नेपिडो। और जिसको नहीं पता है उसकी याद कर सकते हैं, मतलब ये याद करने योग्य है, मतलब ये नेपिड है, वो म्यांमार की राजधानी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब देखिए, म्यांमार से संबंधित एक चीज़ और आपसे पूछी जा सकती है कि रोहिंग्या जो शरणार्थी हैं, रोहिंग्या शरणार्थी हैं, इनका संबंध किस देश से है? तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रोहिंग्या शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? तो उनका आंसर हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, उसके बाद देखिए, अभी अपने जो वर्तमान में भारत में पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी राजधानी पता होना चाहिए और उनकी मुद्राएं भी पता होनी चाहिए। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा है म्यांमार की क्यात। म्यांमार क्यात। ठीक है, म्यांमार क्यात। उसके बाद देखिए, अपना बांग्लादेश है बगल में, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा क्या है? टका है। पाकिस्तान भी बगल में है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तानी रुपया उसकी मुद्रा है। अफगानिस्तान बगल में है, तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। उसके बाद चाइना अपने बगल में, यानी कि चीन अपने बगल में है, तो चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक है, उसके बाद चीन की मुद्रा क्या है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि चीन की मुद्रा क्या है। और भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैक-मोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? सर, रेड क्लिफ रेखा उसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ऐसा ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसमें आपसे कह रहे हैं कि भारतीय नवाचार सूचकांक रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया था? तो देखिए, जो भारतीय नवाचार सूचकांक होता है, यानी कि जो इनोवेशन इंडेक्स होता है, उस मतलब भारत की तरफ से वो कौन जारी करता है? और इसमें सबसे पहले तो हम इसकी आंसर देखेंगे, फिर उसके बाद इस रिपोर्ट को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो नवाचार सूचकांक है, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये रिपोर्ट जारी करता है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने इसको जारी किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नीति आयोग के बारे में इसकी बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? योजना आयोग था। इसका 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, यानी कि अभी वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? अभी ये चेंज हुए हैं जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन बनी है? सुमन बेरी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुमन बेरी नीति आयोग की उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, जो नवाचार सूचकांक है इसमें सबसे मतलब शीर्ष स्थान किसका रहा है? तो शीर्ष स्थान पर रहा है कर्नाटक। शीर्ष स्थान पे कौन सा रहा है? कर्नाटका इसका सही आंसर हो जाता। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि जो भारत नवाचार सूचकांक है इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो जो सेमीकंडक्टर नीति है इसको शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो वो बन गया है, इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। करेक्ट आंसर है इसका गुजरात। अब गुजरात के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो गुजरात की अभी राजधानी क्या है, गांधीनगर है, सभी लोग जानते हैं। गुजरात में एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है, आप सभी लोग जानते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को क्या कहते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि कहाँ पे बनी हुई है, गुजरात में बनी हुई है। इसकी ऊंचाई की अगर आपसे बात की जाती तो इसकी ऊंचाई जो है ना 182 मीटर है। उसके बाद इसके जो वास्तुकार हैं, तो वास्तुकार आप लोग इसके याद कर लीजिए, वास्तुकार कौन है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसके वास्तुकार हैं राम सुतार, ठीक है, राम सुथार इसके वास्तुकार हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे गुजरात के बारे में हो गई। और गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। असम के मुख्यमंत्री कौन है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत कुमार बिस्व शर्मा और उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, ठीक है। चलिए उसका देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन पद्म श्री पुरस्कार 2022 नहीं है, यानी कि किसे पद्म श्री पुरस्कार 2022 नहीं मिला है। ऑप्शंस में से 3 को मिला है और 1 को नहीं मिला है, उसके बारे में आपको बताना है कि किसे नहीं मिला है। तो आज के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पद्म श्री पुरस्कार 2022 किसे नहीं मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिताली राज। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर है। मिताली राज का संबंध किससे है, तो मिताली राज का संबंध है क्रिकेट से, ये क्रिकेट की महिला खिलाड़ी हैं। उसके बाद अभिनी लेखरा जो है आपके सामने, तो इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है शूटिंग से, ये क्या है, एक शूटर हैं, ठीक है, शूटिंग से इनका संबंध है। उसके बाद सुमित अंतिल और नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा आप सभी लोग जानते हो, जो भाला फेंक है प्रतियोगिता उसमें क्या है, नीरज चोपड़ा हैं। उसके बाद जो सुमित अंतिल हैं ये भी हैं, लेकिन ये पैरा ओलंपिक में भाला फेंक इसकी मतलब खेल है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें कह रहे हैं कि भारत जो द्रौपदी मुर्मू हैं, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू जी, क्योंकि ये इतिहास रचा गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो यहाँ पे जो द्रौपदी मुर्मू है ना, कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है, ये बनी है 15वीं नंबर की राष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड वाला, ठीक है। उसके बाद आप देखिए बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। तो द्रौपदी मुर्मू ने मतलब इनके विपक्ष में कौन खड़ा हुआ था, तो इनके विपक्ष में खड़े हुए थे यशवंत सिन्हा। कौन खड़े हुए थे, यशवंत सिन्हा, ठीक है, यशवंत सिन्हा इनके विपक्ष में खड़े हुए थे, जो कि इन्हें मतलब हार गए थे और जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो जीत गई थी। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति के जब पद की बात की जाती है तो राष्ट्रपति के बारे में आपको कुछ अनुच्छेद पता होने चाहिए, जैसे कि राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके अंतर्गत लगता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा वो किसके अंतर्गत है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद जो अपना 60 है उसके अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति की शपथ प्रणाली के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 61 में क्या कहा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है, महाभियोग के जरिए राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 72 जो आर्टिकल 72 है, आर्टिकल 72 के तहत क्या है, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति प्रदान कर सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गॉड गिल योजना भी कहा जाता है, यानी कि जो गॉड गिल योजना है किस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन है। तो देखिए जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1951 से हुई थी इसकी शुरुआत 55 तक, ठीक है, 1951 से 55 तक शुरुआत हुई थी। उसके बाद दूसरी कब हुई थी, तो दूसरी हुई थी अपनी 56 से स्टार्ट हुई थी और 61 तक चली थी, ठीक है, 1956 से स्टार्ट होकर के 61 तक चली थी। उसके बाद कौन सी स्टार्ट हुई थी, तो 61 से स्टार्ट हुई थी 66 तक चली थी। मतलब यहाँ से पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो यहाँ पे ये 6 है, ठीक है, 56 है, तो 51 से 56 तक। तो यहाँ पे जो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित थी, उसका नाम क्या था, तो हेरड डोमर मॉडल, हेरड
डोमर मॉडल, ठीक है, हेरड डोमर मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो आधारित थी किस पर? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो थी आधारित महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल। उसके बाद जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो गार्डगिल योजना के नाम से जाना जाता है, तो इसका यहाँ पे गार्डगिल आप लोग लिख सकते हो। तो गार्डगिल यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गार्डगिल योजना के नाम से किसे जाना जाता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा। उसके साथ अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सरकारी एग्जाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग जा करके टेलीग्राम पे सर्च कर लेना सरकारी एग्जाम फाइटर, तो वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा। सो अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं कि किसने कक्षा में अपने पहला सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? तो आपको क्वेश्चन से कुछ नहीं देखना है, बस यहाँ पे ये देखना है सैन्य उपग्रह कौन सा है? नूर है। तो ये जो नूर है इसे किसने लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ईरान, इसका करेक्ट आंसर। करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ईरान इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नूर किसने लॉन्च किया है? ईरान ने लॉन्च किया है, इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ईरान। ईरान की राजधानी क्या है? तो ईरान की राजधानी है तेहरान, ठीक है, तेहरान। उसके बाद देखिए इराक की राजधानी क्या है? तो इराक की राजधानी है बगदाद। अब आप लोग ये बताइए कि अजरबैजान और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अजरबैजान और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे कह रहे हैं कि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपको ये बताना है कि जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी भारत के किसी भी राज्य की हो चलेगा, लेकिन पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी इसके बारे में बताना है। तो देखिए क्वेश्चन है पहला श्रीमती फातिमा बीवी, और ऑप्शन सेकंड है कि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, थर्ड ऑप्शन है श्रीमती सुचिता कृपलानी, और फोर्थ ऑप्शन है श्रीमती दुर्गा बनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर यानी कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचिता कृपलानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये खुद किस राज्य की थी? तो ये थी उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी, और ये भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो राज्यपाल आपसे अगर पूछा जाए तो राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू राज्यपाल थी, और वो भी कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की ही थी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन हो गया? सुचिता कृपलानी। सरोजिनी नायडू कौन हो गई? राज्यपाल हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे फातिमा बीबी लिखा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या थी? जो अपनी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। कौन थी? फातिमा बीबी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर सुचिता कृपलानी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को कौन पदच्युत कर सकता है, यानी कि पद से कौन हटा सकता है? पहले ऑप्शन देगा लोकसभा, सेकंड ऑप्शन देगा प्रधानमंत्री, थर्ड ऑप्शन देगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, और फोर्थ ऑप्शन देगा संसद। तो देखिए जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसे किस तरीके से हटाया जा सकता है? तो उसे हटाया जा सकता है महाभियोग के तरीके से, मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना पड़ता है, जो कि अनुच्छेद 61 में है। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति है उसको किस तरह, मतलब कौन हटा सकता है? तो उसको हटा सकता है संसद, ठीक है। इसके जो संसद है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। संसद यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए लोकसभा यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री तो आप सभी को पता है। तो लोकसभा जो अपनी वर्तमान में है इसके स्पीकर कौन है? तो इसके स्पीकर हैं ओम बिरला, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछ सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि लोकसभा स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला इसका करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद प्रधानमंत्री आप सभी लोगों को पता है, और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? चेंज हुए हैं ये, ठीक है। एन वी रमन्ना थे वो चेंज हो गए हैं। अब आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि एन वी रमन्ना के स्थान पे किसने जगह ले ली है, ठीक है, किसने जगह ले ली है एन वी रमन्ना के स्थान पर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें कह रहे हैं कि नवंबर 2021 में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री आपको ये बताना है कि स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है कि मैगडेलेना एंडरसन, सेकंड ऑप्शन है कैरोलीन फारबर्गर,
थर्ड ऑप्शन है सिमोन गिएटर्ज और फोर्थ ऑप्शन है एलिसिया विकेंडर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैगडेलेना एंडरसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो फर्स्ट वाला है वो करेक्ट आंसर है। देखिए जो स्वीडन है इसको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी कहा जाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी कहा जाता है, मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंतर्गत एक जो स्वीडन भी आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किसके बाद बंद कर दिया गया था। तो मतलब यहाँ पे सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है वो स्टार्ट कब हुआ था, पहले तो हम ये जानेंगे, उसके बाद ये कब बंद कर दिया गया था वो भी जानेंगे। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है चौरी चौरा घटना। तो जो चौरी चौरा जो कांड है वो कब हुआ था, तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। ठीक है, 1922 में क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा जो घटना हुई थी वो हुई थी। उसके बाद जो गांधी इरविन समझौता है वो हुआ था 1931 में, 1931 में। और जो पूना पैक्ट है वो कब आया था, जो पूना पैक्ट है ना वो कब आया था। और उसके बाद जो मार्ले मिंटो सुधार है वो कब आया, तो मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में। उसके बाद जो पूना पैक्ट है वो कब आया था, तो वो आया था 1932 में। ठीक है, अब आप लोगों को ये देखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था। तो सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है वो स्टार्ट हुआ था 1930 में, 1930 में स्टार्ट हुआ था। अब आपने देखा यहाँ पे एक ऑप्शन ये है तो ये चला जाएगा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 1922 है और हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि किसके बाद बंद कर दिया गया था, तो ये तो पहले ही हो चुका है तो ये नहीं हो सकता है। मार्ले मिंटो सुधार ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए दो बचे हैं यहाँ पे, पूना पैक्ट और गांधी इरविन समझौता। तो जो अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो किसके तहत बंद कर दिया गया था, मतलब किसके बाद बंद कर दिया गया था, तो गांधी इरविन समझौता हो गया था। उसके बाद इन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब विनय के साथ अवज्ञा, मतलब हम अपने जो अंग्रेज थे हम अंग्रेजों की कोई भी बात नहीं मानेंगे, अवज्ञा करेंगे उनकी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे गांधी इरविन समझौता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 में उच्चतम लिंगानुपात है, यानी कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसी के हिसाब से पूछा जा रहा है आपसे कि किस राज्य में उच्चतम यानी कि हाईएस्ट लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो किस राज्य का है। पहला ऑप्शन आपके सामने तमिलनाडु, सेकंड ऑप्शन आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन कर्नाटक और फोर्थ ऑप्शन इसका उड़ीसा। तो देखिए जो अपना सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है वो कौन सा था, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है तमिलनाडु, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए। कैसे, जैसे आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश जो है ना भारत का पहला राज्य था जो कि भाषा के आधार पर बनाया गया था। भारत का पहला राज्य 1953 में इसको बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे उड़ीसा, कर्नाटक। तो उड़ीसा में एक आपको मंदिर याद रखना है, वो कौन सा मंदिर है, कोणार्क का मंदिर है, सूर्य मंदिर। ठीक है, तो कोणार्क का मंदिर, सूर्य मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा में एक चीज़ और स्थित है जिसका नाम है चिल्का झील। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित, भारत के किस तट पर, पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील के बारे में। लैगून झील क्या होती है, लैगून झील ऐसी टाइप की मान सकते हो आप लोग जिसमें समुद्र का पानी आ सकता है, तो समुद्र का पानी आ गया हो उसे कहते हैं लैगून झील। ठीक है, तो जो अपनी चिल्का झील है वो ऐसी झील है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है पूर्वी तट पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। ठीक है, यहाँ पे जो इंडियन नेवी है इसकी ट्रेनिंग भी होती है चिल्का झील में। अब पुलिकट झील, कोल्लेरू झील और कालीवेली झील कहाँ पर स्थित है, तो इसके बारे में जब थोड़ी चर्चा होती है तो पुलिकट झील कहाँ पर है, सबसे पहले तो आप ये सुनो। तो पुलिकट झील है अपनी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की, सॉरी आंध्र प्रदेश में ही है ये। पुलिकट झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। उसका जो कोलेरू झील है ना, तो कोलेरू झील कहाँ पर है, एक कोलेरू झील है जो मीठे पानी की एक झील है। किसकी है, मीठे पानी की झील। उसका जो कालीवेली झील है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित कालीवेली झील है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सबसे पहले देखिए एक होती है राज्य सूची, एक होती है संघ सूची और एक होती है समवर्ती सूची। तो तीनों के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। राज्य सूची होती है, राज्य सूची क्या होती है, जिस पर केवल राज्य सरकार जो है ना वो कानून बना सकती है।
उसके बाद संघ सूची क्या होती है, तो संघ सूची वो होती है जिस पर जो है ना केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जिसके अंतर्गत जो विषय आते हैं उन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और जो संवर्धित सूची होती है उसमें ऐसे विषय आते हैं जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो किस मतलब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो कौन सा विषय है ऐसा, कौन सा ऐसा विषय है, तो ऐसा है यहाँ पे कृषि, मतलब कृषि ऐसा है जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका कृषि हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जो कि आपके संविधान से पूछा गया है। और इसमें आपसे बोल रहे हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो 21A है, इसका करेक्ट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 21A के अंतर्गत क्या आता है, शिक्षा का अधिकार आता है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद जो 32 है वो क्या है, अनुच्छेद 32 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 32 है ना, इसके अंतर्गत क्या आता है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद देखिए अनुच्छेद जो 21 है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या आता है, तो अनुच्छेद 21 जो है ना उसके अंतर्गत आता है किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 21 से संबंधित ये हो गया। अब आप लोग 74A को बताइएगा कि 74A में क्या आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे कोच्चि, सेकंड ऑप्शन मुंबई, थर्ड ऑप्शन सूरत और फोर्थ ऑप्शन है कांडला। तो यहाँ पे देखिए जो अरब सागर की रानी है उसे क्या मतलब कौन सा बंदरगाह है, वो है कोच्चि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोच्चि। ठीक है, अब कोच्चि कहाँ पर स्थित है, तो कोच्चि केरल में स्थित है, केरल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सूरत है और कांडला है। और तो सूरत के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो सूरत अपना ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है, जो ताप्ती नदी है उसके किनारे पर स्थित कौन सा है, सूरत स्थित है। और कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके चेंज कर दिया है, इसका नाम क्या है, जो अपने दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसका नाम कर दिया है। ठीक है, कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है अपना गुजरात में। ठीक है, गुजरात में इसका हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन का क्या था, क्वेश्चन था रानी मतलब अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, तो इसमें कह रहे हैं कि दोह अस्पा सिंह अस्पा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो दोह अस्पा सिंह अस्पा जो प्रणाली है उसकी शुरुआत की थी जहांगीर ने। ठीक है, तो जहांगीर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अकबर का लड़का कौन था, जहांगीर था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे कह रहे हैं कि अजंता के चित्र में किस धर्म से संबंधित हैं। जो अजंता में आपकी गुफाएं हैं वहाँ पर गुफाओं पर चित्र बने हुए हैं, तो वो चित्र किस धर्म से संबंधित हैं। तो पहला है ऑप्शन जैन धर्म, सेकंड ऑप्शन है सनातन और थर्ड ऑप्शन है बौद्ध और फोर्थ ऑप्शन है ईसाई। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, जो अजंता में मतलब अजंता की गुफाएं, पहले आपको ये बताना हो चाहिए कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। तो अजंता की गुफाएं हैं अपनी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में स्थित हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। और जो कि मतलब जो इस पर चित्र बने हुए हैं, इन गुफाओं में चित्र बने हुए हैं, तो किस धर्म से संबंधित हैं, तो वो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इसका जो ऑप्शन थर्ड है वो होने वाला है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा आज का लास्ट प्रश्न, इसमें कह रहे हैं कि किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है। तो एक होता है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता और एक होता है सर्वदाता रक्त समूह। तो जो सार्वभौमिक मतलब सभी लोगों से प्राप्त कर सकता है उस रक्त समूह को क्या कहते हैं, और जो सभी लोगों को दे सकता है उस रक्त समूह को क्या कहते हैं। तो जो सभी लोगों से प्राप्त कर सकता है, यानी कि क्वेश्चन है हमारा ऐसा ही पूछा गया है। और इसमें जो सभी लोगों से रक्त को प्राप्त कर सकता है वो है AB, जो अपना AB ब्लड ग्रुप होता है। AB ब्लड ग्रुप वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं वो सभी लोगों से अपना मतलब सभी लोगों का रक्त ले सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर बात आ जाती है जब कि सर्वदाता मतलब सभी को देने वाला रक्त कौन सा है, तो सर्वदाता जो रक्त समूह है वो कौन सा है, तो O नेगेटिव यहाँ पे इसका हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो कि आपके लगभग 20 क्वेश्चंस हैं।
ऐसे ही मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे कराए हैं, आप लोग पिछले वीडियोस देख सकते हो। अगर आप लोगों ने देख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो जा करके देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग देखना चाहते हो तो वो भी वीडियोस चैनल पर डली हुई हैं, आप लोग जा करके एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।